तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड द्वारा जारी किए गए क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट के मॉडल पेपर सेट 1 को करने वाले हैं। इसमें आपको समय मिलेगा 1.5 घंटा और ये कुल 40 नंबर का रहेगा। तो बिना किसी टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो गाइस ये जो क्वेश्चन है ये VVI क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। तो फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, F = R/2। तो क्वेश्चन नंबर 3 कर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित रहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति। आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहती है, वेग और तरंगदैर्घ्य ये दोनों परिवर्तित हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। उत्तल लेंस की क्षमता जो है हमेशा प्लस में होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 डायोप्टर। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो गाइस इसका आंसर आप साइड में देख सकते हैं मैंने किस तरह से बनाया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, वाहन के अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो गाइस अग्रदीप हम लोग बोलेंगे हेडलाइट को, तो हेडलाइट में जो है अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या है। तो गाइज ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दृष्टिपटल। दृष्टिपटल और रेटिना ये दोनों एक ही चीज होता है, इस पे आप कंफ्यूजन मत होइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव नेत्र का दूर बिंदु क्या है। मानव नेत्र का दूर बिंदु है अनंत, और अगर निकट बिंदु बोलता तो आप मार सकते थे 25 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण कौन करता है। कि कभी कभी होता है ना, आंख में बहुत ज़्यादा रोशनी चल जाती है, कभी कभी कम, तो उसकी मात्रा को नियंत्रित करती है कौन, पुतली करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब की प्रकृति होती है वो होता है उल्टा और वास्तविक। ऑप्शन नंबर डी, मानव नेत्र के प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा और वास्तविक होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1 kWh यानी कि 1 किलो हावर वाट निम्न में से किसकी इकाई है। तो वो इकाई है ऊर्जा की, जिसे आपने घर के मीटर में देखा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, कूलम किसका SI मात्रक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत आवेश। कूलम विद्युत आवेश का SI मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 13 के और आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आगे बढ़ते हैं, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर अपघटन का बात किया गया है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वियोजन अभिक्रिया। जल का विद्युत अपघटन एक वियोजन अभिक्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, CuO + H2 = Cu + H2O दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। अपचयन कब होता है, जब ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन घटता है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो किसका अपचयन हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। तो ये जो चित्र है इसमें विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 17 के बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक उदाहरण है। 2 प्रकार के सूचक होते हैं, प्राकृतिक सूचक और एक संश्लेषित सूचक। तो इसमें जो है लिटमस पत्र आपका ऑप्शन नंबर सी, ये आपका एक प्राकृतिक सूचक है। मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन ये दोनों संश्लेषित सूचक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी विलयन का pH मान 10 है वो निम्नलिखित में से क्या है। तो जिसका pH मान 7 से कम होता है वो होता है अम्ल,
और जिसका पीएच मान 7 होता है वो होता है न्यूट्रल, उसको हम बोलते हैं हम लोग। और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो होता है क्षार। तो यहाँ पर बात की गई है 10 की, तो 10 किस में आ जाएगा, 10 आ जाएगा आपका क्षार में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 19 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 से दिया गया चित्र क्या सूचित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमें हमेशा हाथ धोकर रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है हमें प्रयोगशाला में हाथ धोकर खाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है हमें सांद्र अम्ल से हाथ धोना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी है सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तनों की चेतावनी। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सांद्र अम्ल और क्षार वाले बर्तन चिन्ह। जो आपने लैब में देखा होगा इस प्रकार का चिन्ह, तो हमेशा अम्ल और सांद्रक को छूने से पहले हाथ में ग्लव्स या सिक्योरिटी अपने सर से पूछ के जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 20 है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इमली में जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है कौन अधातु कमरे के ताप में द्रव अवस्था में होता है। तो गाइस यहाँ पर अधातु का बात किया है, और अगर धातु का बात करता तो पारा होता। यहाँ पर अधातु बोल रहा है तो ब्रोमीन हो जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रोमीन। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है। अग्निशामक को हम लोग बोलेंगे जहाँ कहीं आग लगती है उसे बुझाने वाले चीज बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उसका होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22 का हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो परमाणु संख्या के आधार पर बनाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है वो ऊपर में होता है। तो पोटेशियम जो है आप अगर देखेंगे तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, उसके बाद आता है सोडियम। तो क्वेश्चन नंबर 25 की ओर देखते हैं पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ये जो है खनिज के एकदम सही डेफिनेशन है। पृथ्वी की भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को खनिज कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद है। प्रोपेनॉल में अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर अल्कोहल लग रहा है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल्कोहल। प्रोपेनॉल में कौन सा अभिक्रियाशील समूह मौजूद है, तो अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 27 है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है। नहीं होता है का बात कर रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो जल भी टूटता है, ठीक है, ऑक्सीजन भी मुक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना ये तो नहीं लग रहा है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता है, बल्कि क्या हो मुक्त होता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 28 है फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है। जो जाइलम जो है, जाइलम होता है ऊपर की ओर, और फ्लोएम जो है, फ्लोएम होता है ऊपर और नीचे दोनों की ओर होता है। तो क्या काम रहता है, फ्लोएम का काम रहता है खाद्य पदार्थों को ऊपर या नीचे भेजना। तो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 है वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं वृक्काणु। ये जो थोड़ा स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया है, इसका इस तरह स्पेलिंग होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। फल को पकाने के लिए एथिलीन डाला जाता है, तो इसलिए कौन सा उत्तरदायी हो जाएगा, एथिलीन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 31 से एस्ट्रोजन साबित होता है। एस्ट्रोजन जो है महिलाओं में साबित होता है। तो ये कहाँ से निकलता है, तो ये निकलता है अंडाशय द्वारा निकलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 32 है नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं, और ये कहाँ होती है, फिलोपियन नली में होती है। क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 में एक चित्र दिया गया है, तो ये इसमें बताना है कि ये कौन सा जनन हो रहा है। तो इसमें ऑप्शन है मुकुलन, ऑप्शन बी विखंडन, ऑप्शन सी द्विविखंडन और ऑप्शन डी पुनर्जन्म। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चित्र को देख के लगता है मुकुलन। तो इस ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं पक्षी और चमगादड़ के पंख है। पक्षी और चमगादड़ के पंख होते हैं समरूप,
समरूप अंग होते हैं, तो इसलिए समरूप तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर है असंजात अंग, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? उत्पादक कौन होता है जो प्रकाश संश्लेषण करके जल और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन लेके जो उत्पाद बनाता है किसी चीज़ को, तो वो उत्पादक होता है। तो यहाँ पर उत्पादक कौन है? सांप भी नहीं है, मेंढक भी नहीं है, ग्रास ओपर भी नहीं है, लेकिन घास है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घास। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है। शाकाहारी किसे बोलेंगे? जो कि सिर्फ साग सब्जी खाता है। तो साग सब्जी कौन खाएगा? प्रथम पोषी स्तर वाले ना। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम पोषी स्तर का। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार हो। ओजोन परत जो होता है वो सूर्य के प्रकाश के आने वाले यूवी अल्ट्रा रेज, जिन्हें हम प्रकाश सूर्य विकिरण भी बोलते हैं, वो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए जिम्मेदार है आपका CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो जैव मात्रा स्रोत का उदाहरण कौन नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा, लकड़ी भी है, गोबर भी है, कोयला भी है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा जो है जैव मात्रा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो अब क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की न्यूनतम चाल कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की न्यूनतम चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा जरूर होना चाहिए। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।